साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 35 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 36वां अध्याय, सूर्यातप एवं तापमान। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। यानी हमें जो मुख्यतः ऊर्जा प्राप्त हो रही है या ऊष्मा प्राप्त हो रही है, वो सूर्य से ही प्राप्त हो रही है। वही अन्य अन्य रूपों में परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। यह ध्यान रखिएगा, सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती है। दूर से आ रही है तो उसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, इसलिए इन्होंने लघु तरंगदैर्घ्य कहा। अतः पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाले लघु तरंगदैर्घ्य सौर ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या सूर्यातप इंसोलेशन कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इनके कहने का मतलब है कि सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो लगातार एक बराबर प्राप्त हो रही है। इसे सौरिक स्थिरांक सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का अंतरतम भाग अर्थात सूर्य का कोर है, जिसमें अत्यधिक दबाव एवं उच्च तापमान तथा नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। अर्थात सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिस कारण ऊष्मा का जनन होता है। सूर्यातप का वितरण। सामान्य रूप में धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होते हैं, यानी समयानुसार परिवर्तन होते हैं। अब भूमध्य रेखा पर क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है और सूर्य इस साइड है। सूर्य से जो आती है वो किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी आती हैं, ध्रुवों की तरफ तिरछी हो जाती हैं। तो जब वो तिरछी होती हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं। जब ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं तो अपेक्षाकृत कम ऊष्मा प्राप्त होगी वहाँ, और सीधी आ रही है तो ज़्यादा प्राप्त होगी। आप इसका अनुमान इस तरह से लगा सकते हो, जैसे सुबह के समय सूरज तो उगता है लेकिन गर्मी ना के बराबर, और वहीं दोपहर में जब सूरज ठीक हमारे सर पे होता है गर्मी कितनी तेज होती है, और शाम के समय फिर सूरज साइड चला जाता है तो फिर किरणें तिरछी आती हैं तो फिर गर्मी नहीं होती। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यातप क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है, यानी कर्क और मकर के बीच में। अधिकतम सूर्यातप प्राप्त करने वाली तापीय अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पर ना होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश होने के और भी कई कारण हैं, जैसे जल और थल, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। तिरछापन, जो सूर्य की किरणें हैं वो ज्यादा एरिया में फैल रही हैं, वो चीज। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा सौरिक ऊर्जा का क्षय सीधी किरणों की अपेक्षा अधिक होने से सूर्यातप कम प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यानी दिन बड़ा है तो हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा, दिन छोटा है तो कम प्राप्त होगा। सौर्य कलंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि होती है तब सौर कलंक की क्रिया बढ़ती है, तो सूर्य से विकिरण में वृद्धि होती है तथा धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है सौर कलंक वाला। वायुमंडल का प्रभाव।
सौरिक विकिरण तरंगों को पृथ्वी के सतह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। परिणाम स्वरूप सौरिक ऊर्जा के कुछ भाग परावर्तन, विसरण, अवशोषण, प्रकीर्णन आदि क्रियाओं द्वारा मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण धरातल पर सूर्यातप की मात्रा कम हो जाती है। तो सूर्य से पृथ्वी पर जितनी ऊष्मा आती है उसमें से मात्र 51% पृथ्वी को प्राप्त होती है, 49% पहले ही रह जाती है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 30% है, जबकि पृथ्वी तल पर सर्वाधिक एल्बिडो नौपात हिम से आच्छादित भूमि 75 से 95% है। इनके कहने का मतलब ये हुआ है कि जो एल्बिडो है, सूर्य से हमें सूर्यातप या विकिरण प्राप्त हुआ किसी भी सतह पर। अब जब किसी सतह पर हमारा विकिरण आएगा तो वो सतह कुछ उसको परावर्तित कर देगी, कुछ अवशोषित कर देगी। तो जो परावर्तित और अवशोषित विकिरण है उसका जो अनुपात है उसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वो हमारा एल्बिडो कहलाएगा। अब यहां ध्यान दो, एल्बिडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनने कहा नौ हिमपात, यानी जो नई नई बर्फगिरी होती है उस पर जो विकिरण आता है उसमें से लगभग 75 से 95% विकिरण को वो बर्फ परावर्तित कर देती है, बाकी का बचा अवशोषित होता है। इसलिए नई बर्फ जो है वो बहुत कम गर्म हो पाती है। पुरानी बर्फ जो है उसका एल्बिडो कम होता है, वो कम परावर्तित कर पाती है। मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, मरुस्थल रेगिस्तान 20 से 30% वापस कर देता है, बाकी सूखता है। धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15%, प्रेरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20%। धूली कणों तथा जल कणों द्वारा, जबकि इन कणों का व्यास प्रवेशी सौरिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है। विद्युत चुंबकीय लघु तरंग सौर विकिरण के प्रकीर्णन को विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। सूर्य के प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने में आत्मसात करने तथा उसे ऊष्मा ऊर्जा में बदलने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जल वाष्प सौर विकिरण की अवरक्त विकिरण तरंग तथा बहिर्गामी दीर्घ तरंग को आसानी से तथा अधिक मात्रा में अवशोषित करती है। अब देखो इन्होंने लिखा बहिर्गामी दीर्घ तरंग और पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी द्वारा विकिरण, और पृथ्वी द्वारा विकिरण कब होगा? सूर्य से आने वाले विकिरण को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज करेगी। तो जो पृथ्वी रिलीज करती है उसको पार्थिव विकिरण कहेंगे, और ये दीर्घ तरंग का होता है। सूर्य से आने वाला लघु तरंग, पृथ्वी से वापस जाने वाला दीर्घ तरंग। इसलिए वायुमंडल नीचे से ऊपर को गर्म होता है, ना कि ऊपर से नीचे। तो क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा गर्म होता है, उससे ऊपर की परतें ठंडी होती जाती है, और क्षोभ मंडल भी नीचे से ऊपर को गर्म होता है। परंतु यह प्रवेशी लघु तरंग कौन सी? सौरिक विकिरण की परावैंगनी तरंगों के लिए पारदर्शक होती है, अतः उनका अवशोषण नहीं कर पाती। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी बादलों वाली रात में। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण को अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघीय रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस होती है, इसीलिए बादलों वाली रात में गर्मी महसूस होती है, मौसम गर्म हो जाता है, क्योंकि वो जो पार्थिव विकिरण है उसको जलवाष्प ने सोख लिया, अंतरिक्ष में जाने ही नहीं दिया। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है। शून्य अर्थात अंतरिक्ष में चला जाता है, और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वायुमंडल में स्थित कणिकीय पदार्थों, धूलिकण मतलब धूल के कण, तथा गैसों के अणुओं द्वारा प्रवेशी सौर विकिरण के कुछ भाग का विभिन्न दिशाओं में विसरण तथा उनके बिखराव की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। और यही जो प्रकीर्णन है, इसी के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर अंतरिक्ष में देखेंगे तो आसमान काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां ये धूल कण और गैसों के कण नहीं है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता।
ऊष्मा बजट या ऊर्जा संतुलन, हीट बजट, एनर्जी बैलेंस। सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर आने वाले विकिरण को प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण, अब लघु तरंग वही सूर्य से आ रही है, जबकि पृथ्वी से वायुमंडल में होने वाले विकिरण को बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण एवं पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विवरण है, इसे पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य से पृथ्वी को कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई और फिर वापस कितनी गई, ये पूरा लेखा जोखा जो है वो ऊर्जा संतुलन है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार हीट बजट, प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। इस ऊष्मा ऊर्जा को 100% मान लिया जाए तो ये 100% उस सौरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, सूर्य से आ रही है वो। इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होने वाली समस्त सौरिक ऊर्जा का 35% भाग अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अब ये 35% कैसे लौटेगा? धूल कणों द्वारा प्रकीर्णन 6%, बादलों द्वारा 27%, पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा 2%। अब 35 तो गया, इसके बाद वायुमंडल द्वारा 14% अवशोषित कर लिया जाता है। यहां ओजोन, ऑक्सीजन आदि जो गैसें हैं वो अवशोषित कर लेती हैं। तो 35 और 14 कितना हो गया? 49। कितना बचा? 51। वही 51 पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होता है। ऊर्जा के अंतर्गत जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ 51%, उसकी बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त 51% ऊर्जा के अंतर्गत 34% ऊर्जा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में तथा 17% ऊर्जा विसरित दिवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो ये 51 भी दो रूपों में मिल रहा है, एक 34 और एक 17। वायुमंडल की ऊष्मा बजट के अंतर्गत 48% सौरिक ऊर्जा होती है, जिसमें 14% ऊर्जा प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण के अवशोषण एवं 34% ऊर्जा बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। अब यही सारी चीजें यहां इस चित्र में दी हैं। लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण, लघु तरंगों द्वारा और क्या है? सौर विकिरण, यानी सूर्य से आने वाला विकिरण। ये इन्होंने कुल माना 100%। अब इस 100% में से पृथ्वी को सिर्फ 51% प्राप्त हो रहा है, बाकी 49% ऊपर गया। अब 49 में देखो 27, 2 और 6 ये परावर्तित हो गया अंतरिक्ष में 35%। 14% वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। अब ये जो वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया ना, कुछ समय बाद इसमें से भी अधिकांश भाग अंतरिक्ष में चला जाएगा। धरती ने जो अवशोषित किया इसको भी धरती रिलीज कर देगी और ये भी अलग अलग माध्यमों से होते हुए वापस चला जाएगा। यानी जो 100% आया वो 100 का 100 वापस भी चला जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं, बस कुछ टाइम के लिए होल्ड होगा। दूसरे पॉइंट में दिया बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव वितरण का ऊष्मा बजट। बहिर्गामी मतलब बाहर को जाने वाला, दीर्घ तरंग यानी इसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी है, पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी द्वारा विकिरण। पृथ्वी भी अपनी सतह से दीर्घ तरंग के माध्यम से वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण करती है। अब ये ऊर्जा कहां से आई? जो सूर्य से उसने अवशोषित कर ली थी 51%, वो वाली। पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण को प्रभावी विकिरण कहा जाता है, इफेक्टिव रेडिएशन, क्योंकि यही वायुमंडल को गर्म करता है, सूर्य से आने वाला नहीं करता गर्म। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा में से 23% ऊर्जा को धरातलीय सतह से दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वायुमंडल में लौटा दिया जाता है। इस 23% विकिरण में से 6% ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर ली जाती है।
17% ऊर्जा सीधे शून्य में चली जाती है, मतलब अंतरिक्ष में चली जाती है। पार्थिव ऊर्जा का 9% भाग संवहन एवं प्रक्षोभ में खर्च हो जाता है और 19% ऊर्जा बाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। यह ऊर्जा संघनन के बाद संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। इस तरह वायुमंडल द्वारा सूर्य से 14% तथा पृथ्वी से 34% कुल प्राप्त ऊर्जा 48% है। वायुमंडल ऊपर से 14% उसने रोक ली थी और 34% नीचे से, यानी टोटल 48% वायुमंडल में है। ये भी बाहर चली जाएगी, रुकेगी नहीं, कुछ समय होल्ड होगी सिर्फ, जो विभिन्न रूपों में विकिरण द्वारा शून्य में चली जाती है, यानी अंतरिक्ष में चली जाती है विभिन्न रूपों में। अब इस चीज को भी इस चित्र में दिखाया है, दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण। तो पृथ्वी का विकिरण जो पार्थिव विकिरण हुआ, जो नीचे से ऊपर को जाता है अंतरिक्ष में पृथ्वी सतह से, इसको दीर्घ तरंगों वाला होता है, तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। अब जो 51% था उसको इन्होंने ये डिवाइड कर दिया, 23, 9 और 19। अब 23 में से 6 वायुमंडल में गया और 17 अंतरिक्ष में, 9 यहां रुक गया, 19 इस क्रिया में। अब ये 6, 9, 19 और बाकी जो हमारा वायुमंडल में था 48, ये भी वापस चला गया अंतरिक्ष में, तो बचा कुछ भी नहीं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण का ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। सूर्य के द्वारा प्रवेशी विकिरण तथा पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरित गृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब यहां एक चीज ये समझो, सूर्य से हमें जो विकिरण आया, ऊष्मा प्राप्त हुई, पृथ्वी पर आई, वापस चली गई। अगर वो तुरंत आई तुरंत चली गई तो कहीं वायुमंडल गर्म नहीं होगा। अगर वो वायुमंडल में जितने समय तक रुक रही है उतने समय तक वो अपना प्रभाव रखेगी और वायुमंडल गर्म होगा। तो उसको होल्ड करने का काम यही ग्रीन हाउस गैसें करती हैं, जिसमें जलवाष्प भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो जो भी विकिरण के द्वारा ऊष्मा आई जाएगी तो सारी वापस, लेकिन थोड़ी देर वायुमंडल में रुक जाती है, इसलिए वो यहां वैश्विक तापन की समस्या पैदा करती है। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। नहीं, उल्टा दे रखा है, सौरमंडल से नहीं, पार्थिव वाले से होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। हाँ बिल्कुल है, यानी पहला गलत दूसरा सही, पहला सही नहीं है दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी। अब इसका डिटेल देखो, सूर्य से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश मतलब भाग लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या सूर्यातप इंसोलेशन कहते हैं। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है, ये नहीं रुकता वायुमंडल में, सीधा पृथ्वी तक आता है या परावर्तित होकर चला जाता है अंतरिक्ष में। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, लेकिन वायुमंडल को गर्म नहीं करती। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, पृथ्वी की सतह को, ना कि वायुमंडल को। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, दीर्घ तरंगों के रूप में, जिसे पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। कितनी अच्छी तरह से समझा दिया है, वायुमंडल नीचे से ऊपर को गर्म होता है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य ऊर्जा विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित मुख्यतः अवरक्त विकिरण का कर लिया जाता है। कुल मिलाकर पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा का लगभग 48% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें से 14 इकाइयां यानी 14% सीधे सूर्य से तथा 34% अप्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण से वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है।
इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिक गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्यातप से। क्यों? सूर्यातप से मात्र 14% ले रहा है वो, और पार्थिव विकिरण से 34%, तो 34 ज्यादा काम करेगा ना, तो इसलिए वायुमंडल नीचे से ऊपर को गर्म होता है। प्रश्न 2, पहला कथन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसका कारण कथन दोनों सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। डिटेल देख लो। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। ठीक, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय अर्थात पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव मतलब पृथ्वी द्वारा। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण की प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दीर्घ कौन सा है? पार्थिव वाला। इन दोनों सूर्यातप और पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरित गृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रश्न 3, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी यानी कमी होती है। बिल्कुल सही। लेकिन क्यों? वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह से ऊपर को गर्म होता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, नहीं, कम होती है। गलत। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। हाँ बिल्कुल सही, घनत्व कम होता है। यानी 1 और 3 सही। ऑप्शन सी। डिटेल ये दिया। विश्व में सूर्यातप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। सूर्यातप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है। इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल एवं आर्द्रता का अभाव होता है, ना कि आर्द्रता की अधिकता। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता या करती है? बालू मरुस्थल, धान की फसल युक्त, नवपात हिम से आच्छादित भूमि, प्रेरी भूमि। तो सबसे ज्यादा नई बर्फ, नौ हिमपात 75 से 95%। बाकी डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। तो एल्बिडो में विकिरण हमारा वापस ही तो जा रहा है, तो वापसी की शक्ति। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो हाई होता है, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे वनों एवं मैदानों का एल्बिडो निम्न होता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक, गलत, कम होता है। क्यों? प्रशांत बड़ा है, अटलांटिक छोटा है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। बिल्कुल सही। क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में अधिकता जल है, उत्तरी गोलार्ध में जल थल दोनों है। पहला गलत, दूसरा सही, यानी सिर्फ 2। ऑप्शन बी। डिटेल ये दिया है। सागर का आकार जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही कम हो जाता है। अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होगा। तापमान का अंतर उस चीज की बात कर रहे हैं जो अप एंड डाउन होता है। प्रश्न 7, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है? 2 दिए हैं। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। ठीक। शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति
उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती, नहीं ये गलत है। पहला सही यानी ऑप्शन ए। डिटेल ये देख लेते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो औसत सागर तल पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अक्षांश के प्रभाव को, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, अतः भूसंहिती और समुद्री धाराओं के प्रभाव वहां अधिक स्पष्ट होते हैं। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। इसे यूरोप और उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। उष्ण समुद्री धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये वाली धाराएं कैसी हैं? वार्म है, ना कि कोल्ड हैं। दूसरी ओर भूमि के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार एक तो सही है लेकिन दो सही नहीं है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ढूंढना है हमें। जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही बात है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, गलत। क्यों? 20 डिग्री नॉर्थ है ये। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों एवं ध्रुवामृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमें गलत ढूंढना था, गलत है बी। डिटेल ये दे रखा है। बी क्यों गलत है? वही 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है ये, ना कि विषुवत पर। प्रश्न 9, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये 20 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी। प्रश्न 10, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों? ये साइंस में भी पूछा जाता है प्रश्न। विकिरण के कारण, क्योंकि जो बादलों की जलवाष्प है वो पार्थिव विकिरण को होल्ड करती है। अब बादल नहीं है तो वो होल्ड नहीं करेगी, अंतरिक्ष में चले जाएंगे। डिटेल नीचे दे रखा है। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में अर्थात अंतरिक्ष में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न 11, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है, नहीं, गलत। दूसरा है अवरक्त किरणें सूर्यातप के लगभग 2/3 भाग हैं, गलत। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप में अवशोषित होती हैं, बिल्कुल सही बात। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम की भाग है, नहीं, ये उससे अलग हैं। आंसर सी सही है इसका। डिटेल नीचे दिया है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, सूर्य से आ रहा है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यातप उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम, बादल बहुत कम होते हैं इसके ऊपर। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर यदि 100% सूर्यातप प्राप्त होता है तो ध्रुवों पर 42% सूर्यातप प्राप्त होता है, ना कि 10 गुना। लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए
वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।